नमस्कार। धुमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए आदर्श हिंदू होटल का तृतीय अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। इस उपन्यास के आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सवेरे उठकर हजारी ठाकुर राना घाट चला आया। होटल में पांव रखने के से पहले ही उसे डर लगने लगा। मालिक और पद्महरी उसे जाने क्या क्या कहेंगे। एक दिन की गैर हाजिरी के लिए कैफियत देते देते उसकी जान पर आ बनेगी। और हुआ भी ठीक वैसा ही। अंदर जाने के रास्ते में ही बैठे थे बेचू चक्रवर्ती, खुद मालिक। हजारी को देखकर हाथ का हुक्का नीचे रखकर उन्होंने कड़ी आवाज में कहा, कल कहाँ थे ठाकुर? हजारी ने झूठी बात नहीं की। घर पर कोई बीमार हो गया था जैसी गड़ी हुई झूठी बात भी कभी नहीं वह बोलता। उसने कहा, बहुत दिनों से के बाद घर गया था मालिक। लड़के बच्चे कैसे हैं, इसी से एक दिन। तो बिना कुछ कहे समझे इस तरह होटल से भाग जाने का मतलब क्या है? तुम किससे छुट्टी लेकर गए थे? इस बात का जवाब हजारी नहीं दे सका। घर पर पूरियां देने गया था, यह कहते नहीं बनता। वह चुप रह गया। पद्महरी ने ठीक बात कही। तुम्हारे हाड़ हाड़ में बदमाशी भरी है ठाकुर। देखने में भले आदमी लगने से क्या होता है? इतने बड़े होटल का खाना पकाना छोड़कर किसी से कुछ कहे सुने बिना तुम एकदम लापता हो गए। अरे मैं कहता हूँ, नाक का पानी आँख का पानी सभी मिलकर गांजाखोर नमक हराम कहीं का चालाकी करने को दूसरी जगह नहीं मिली। बेचू चक्रवर्ती के गले की तेज आवाज सुनकर पद्महरी यह देखने आई थी कि मामला क्या है। दरवाजे में झांककर हजारी को देखते ही बोली, अच्छा कैसे? फिर कैसे दिखाई पड़े? कल तो मैंने कहा था ना, और जरूरत नहीं। इस आफत को मालिक विदा ही कर दे। गांजा पीकर नशे में धुत जाने कहाँ पड़ा था? चेहरा नहीं देख रहे? हजारी ठाकुर ने घबरा कर दीवार में कील के सहारे टंगे छोटे आईने में अपना चेहरा देखने की कोशिश की। पता नहीं पद्महरी ने उसके चेहरे में क्या देख लिया। गांजा तो दूर रहा, सवेरे से उसने एक बीड़ी तक नहीं पी। जाओ, कल ठेके पर एक रसोइया बुलाया गया था। उसकी मजदूरी 1 रुपया और जलपान का 4 आना इस महीने की तुम्हारी तनख्वाह से काटे जाएंगे। इसके बाद अगर फिर ऐसा हुआ तो उसी दिन तुम्हें निकाल कर बाहर करूंगा, याद रखना। बेचू चक्रवर्ती ने अपनी राय जाहिर की। हजारी शर्मिंदा होकर रसोई घर में जा घुसा, लेकिन वहां भी उसका छुटकारा नहीं। मालिक के हाथ से छुटकारा पाने पर भी पद्महरी के हाथ से इतनी आसानी से छुटकारा मिलना मुश्किल है। पद्महरी हजारी के पीछे रसोई घर में आकर बोली, वे लोग तुम्हारा काम नहीं करेंगे। और क्यों करे? आज अकेले हाड़ी चढ़ाओ। जैसे बदमाश हो वैसे ही तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। अकेले बड़ी देगची उतारो, माड़ पसाओ, ग्राहकों को भात परसो। कल मुंह बंद करके उस बावन ने अकेले सारा काम किया है। नवाब के बेटे तो गांजा पीकर जाने कहाँ पड़े हैं, और उनके चलते सब लोग खटकर मरेंगे। गुस्से के मारे पद्महरी भूल ही गई कि अभी ही बेचू चक्रवर्ती ने कहा कि कल हजारी के बदले ठेके का महाराज रखा गया था, जिसकी मजदूरी उसकी तनख्वाह में से काटी जाएगी। हजारी ने अचरज से कहा, अकेले कैसे? अभी तो मालिक ने कहा ठेके का महाराज रखा गया था। पद्महरी ने बात संभालने की कोशिश की। रखा तो गया था, ना रखा जाता तो क्या होता? मालिक बाबू ने क्या तुमसे झूठी बात कही? अगर कोई रसोइया ना मिलता, ठाकुर अकेले ही सब करता ना। तुम्हारे साथ सवाल जवाब करने की फुर्सत नहीं है मेरे पास। मुर्शिदाबाद वाली गाड़ी का वक्त हुआ, अभी स्टेशन वाले ग्राहक आ पहुंचेंगे। झटपट दाल छौंक दो और पंचमेल भुजिया चढ़ा दो। मुर्शिदाबाद वाली गाड़ी हड़बड़ाती हुई प्लेटफार्म पर आ खड़ी हुई। अब कुछ ग्राहकों की भीड़ होगी। हजारी छोटी देगची में हाथ डालकर दाल छौंक रहा था कि इसी समय बाहर के गद्दी वाले घर से बेचू चक्रवर्ती के ऊंचे गले की आवाज और कहा सुनी सुनकर हजारी रसोई घर के दरवाजे पर आ गया और बाहर के कमरे की ओर देखने लगा। ये यतीश भट्टाचार्य के साथ मालिक की कहासुनी हो रही थी। यतीश भट्टाचार्य इस होटल के पुराने ग्राहक हैं। पहले नगद दाम देकर खा जाया करते थे, लेकिन इधर 6 महीनों से माहवारी हिसाब में खाते हैं। उम्र 50-52, चेहरा मलेरिया के रोगी जैसा। माथे के केश प्राय सफेद हो गए। रंग पहले गोरा था, अब जलकर आधा काला हो गया है। पोशाक एक मैली धोती, बदन में लट्ठे का मैला कुर्ता और पांव में बदरंग कैनवस का जूता। बेचू चक्रवर्ती कह रहे हैं, नहीं नहीं, आप कहीं और बंदोबस्त कीजिए भट्टाचार्य बाबू, मुझसे नहीं होगा। साफ बात है, मैंने होटल खोला है 2 पैसा कमाने के लिए, अन्य क्षेत्र तो खुला नहीं। यतीश भट्टाचार्य कह रहे हैं, रुपयों की आप फिक्र मत कीजिए चक्रवर्ती बाबू, 1 महीने का बकाया मैं एक साथ दे दूंगा। नहीं साहब, आप कहीं और कोशिश कीजिए। जो गया गया, आपको खिलाकर अब मैं और नहीं फंसना चाहता।
यतीश भट्टाचार्य ने खासी नरम आवाज में कहा। नहीं नहीं, फंसिएगा क्यों, मैं पाई पाई चुका दूंगा। लेकिन मालिक बाबू, मैं जरा चक्कर में पड़ गया हूँ और जैसे खा रहा हूँ वैसे कुछ दिन और खा लेने दीजिए, अगले महीने की पहली दूसरी। अरे नहीं साहब, अगले महीने की पहली दूसरी में अभी बहुत देर है, वैसा और नहीं चलेगा, आप कहीं और देखिए। यतीश भट्टाचार्य का चेहरा देखकर हजारी को लगा वह बहुत भूखा है, सवेरे से कुछ खाया नहीं। मालिक उसे दुत्कार दे रहे हैं, यह क्या अच्छी बात है, हो सकता है किसी तकलीफ में पड़ गया हो। अरे नहीं हो तो दो मुट्ठी अन्न के लिए कोई इतनी खुशामद थोड़ी ना करता है। हजारी की इच्छा हुई कि वह कहे, मालिक बाबू इस वक्त मैं खाना नहीं खाऊंगा, कल गांव में एक जगह निमंत्रण खाने से पेट में तकलीफ है, ना हो तो मेरे हिस्से का भात ही भट्टाचार्य बाबू को खिला दे। लेकिन ऐसा कहना मालिक का अपमान करना होगा, और खास तौर से तब जब पद्दू उसे जीवित ही नहीं छोड़ेगी। आखिर यतीश भट्टाचार्य बिना खाए ही चले गए। हजारी ने सोचा, आह पुराने ग्राहक हैं, उनको एक थाली भात दे देने से होटल का कितना नुकसान हो जाता। मैं अगर कभी होटल खोलूंगा तो खाने के लिए आए किसी को नहीं लौटाऊंगा, इससे चाहे होटल बंद हो जाए या बना रहे, एक तो भात की कमाई, उस पर भूखे को लौटा दूंगा। रेल से उतरे यात्री खाने के लिए आ गए। खाने के कमरे में खूब भीड़ है। मोती आज 10-12 आदमियों को बुला लाया। पद्दू ने आकर कहा, 10 थाली परसों, 2 थाली निरामिष, आलू का सालन देना। आधे घंटे बाद मुर्शिदाबाद वाली गाड़ी के ग्राहक जब चले गए तो अचानक बनगांव वाली गाड़ी के समय कुछ लोग खाने आ पहुंचे। 1:30 बज रहा था। इस समय आमतौर पर नए लोग नहीं आते, इसलिए जब पद्दू ने पुकार कर कहा, 5 थाली देना ठाकुर, तो हजारी ने उसे बुलाकर चुपके से कहा, दाल तो बिल्कुल नहीं है, 2 आदमियों के लिए भी होगी या नहीं। देगची के पास आकर पद्दू महरी ने झुककर देखा, फिर धीमे से बोली, अरे यह तो कुछ है ही नहीं, अब ग्राहकों को खिलाऊंगी कैसे, कसूर तुम्हारा ही है। जब दाल कम हो रही थी और 2-2 गाड़ियां आने को बाकी थी तो थोड़ा माड़ मिलाकर छौंक क्यों नहीं दिया। कितनी बार यह बात तुमसे कही जा चुकी है। माड़ है? हजारी ने कहा, है तो 2 कटोरी डाल दो, थोड़ा नमक डालकर गर्म कर लो, मुंह बाकर देख क्या रहे हो। हजारी ने इस तरह का काम कभी नहीं किया, करते उसको उलझन होती है। वह सचमुच अच्छा रसोइया है, जानबूझकर अपने हाथ की रसोई बर्बाद करने की इच्छा उसकी नहीं होती, और इस तरह ग्राहकों को ठगना भी नहीं चाहता। लेकिन पद्दू महरी का हुक्म मानने के लिए के सिवा उसके पास दूसरा उपाय क्या है। लाचार होकर दाल में माड़ मिलाकर ग्राहकों को विदा करना था। उस दिन उसे छुट्टी मिली लगभग 1:30 बजे, और जरा लोट पोट करने के बाद धूप थोड़ी ढल गई तो वह अपनी आदत के मुताबिक चूर्णी नदी के किनारे टहलने निकला। इधर कई दिनों से नदी के किनारे नहीं गया। उस परिचित निर्जन नीम गाछ के नीचे बैठकर और पेड़ के तने का सहारा लेकर खेवा घाट की और शांतिपुर जाने के रास्ते की ओर टकटकी लगाकर नहीं देखा। जगह अच्छी लगती है और वहां जाकर बैठते ही हजारी के मन में होटल के बारे में तरह तरह के नए ख्याल आते हैं। किसी दूसरी जगह ऐसा नहीं होता। आज वहां जाकर बैठते ही हजारी के मन में पहले यह ख्याल आया कि होटल चलता है रांधने के गुण से। जो लोग पैसा देकर खाने आते हैं वे अच्छी चीज खाना चाहते हैं, माड़ मिली दाल खाने से नहीं आते। पद्दू महरी के बुरे बर्ताव के चलते पेचू चक्रवर्ती का होटल एक दिन उठ जाएगा। इस बीच उसका अपना होटल भी खुल जाएगा और उसके रांधने के गुण से ही तो होटल चलेगा। अचानक हजारी ने देखा यतीश भट्टाचार्य चूर्णी की सेवा घाट पर खड़े हैं, शायद उस पार जाएंगे। भट्टाचार्य जी, ओ भट्टाचार्य जी। यतीश ने सिर घुमाकर देखा और वे हजारी के पास आ गए। कहाँ जा रहे हैं? जरा फूले नवला जा रहा हूँ, मेरे साड़ू रहते हैं उन्हीं के यहाँ। आज देखा ना हजारी अपने चक्रवर्ती बाबू का बर्ताव, मैं क्या रुपए ना देता। दोपहर के समय बिना खिलाए कह दिया कि दूसरी जगह कोशिश कीजिए। भात बेचने वाला ब्राह्मण अगर छोटा आदमी ना होगा तो और क्या होगा। अच्छा बीड़ी है, निकालो तो एक। हजारी से बीड़ी लेकर उसे सुलगाकर बोले, 200 झाड़ू मारू शहर के माथे पर, अब मैं यहाँ नहीं रहने वाला, फूले नवला जा रहा हूँ। मेरे बड़े साड़ू पार्वती चक्रवर्ती वहाँ के एक नामी आदमी हैं। पार्वती दादा ने एक बार कहा था अपनी जमींदारी कचहरी में नौकरी दिला देंगे। पाल चौधरियों की जमींदारी है, बहुत बड़ी कचहरी है, वहीं जा रहा हूँ, कोई ठिकाना लग जाएगा। हजारी, भट्टाचार्य बाबू आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। क्या? रुपए पैसे इस वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है, ये कह देता हूँ, लेकिन देखना मैं रखूंगा नहीं, खाने का पैसा पहले चुका दूंगा तब कुछ करूंगा। यह बात तुम अपने चक्रवर्ती बाबू से कह देना। हजारी, मैंने रुपए पैसे की बात नहीं कही, मैं कह रहा था कि आपने खाना खा लिया।
भट्टाचार्य बाबू ने तनिक भी सोचे बिना तुरंत जवाब दिया, नहीं। कहाँ खाता? इतना दिन चढ़े चक्रवर्ती बाबू के होटल से लौटने के बाद कौन मेरे लिए भात लेकर बैठा था? हजारी ने खप से यतीश का दाहिना हाथ पकड़कर कहा, मेरे साथ चलिए भट्टाचार्य बाबू, आज मैं आपको खाना बनाकर खिलाऊंगा, आइए मेरे साथ। कहाँ कहाँ? अरे नहीं हजारी, आज वह सब रहने दो, मैं नाश्ता पानी करके अब ऐसी कुबेला में। हजारी सहजी छोड़ने वाला नहीं। उसके होटल का एक पुराना ग्राहक आज पैसा न होने की वजह से सारा दिन भूखा रहकर रानाघाट से चला जा रहा है। ना जाने क्यों हजारी जैसे इसके लिए भी अपने को ही दोषी मान बैठा। यतीश भट्टाचार्य ने कहा, लेकिन मैं अब तुम लोगों के होटल नहीं जाऊंगा आचार्य। अच्छा, जब तुम नहीं मानते तो कुछ नाश्ता पानी ही करा दो। होटल में आपके लिए को क्यों ले जाऊंगा? आइए ना, नाश्ता पानी नहीं, मैं भात बनाकर आपको खिलाऊंगा। यतीश भट्टाचार्य ने घबरा कर कहा, नहीं, तब मैं आज फूले नवला नहीं जा सकूंगा, आज तो वहां पहुंचना ही है। पास ही कुसुम का घर था। एक बार हजारी ने सोचा भट्टाचार्य को वहां ले जाऊं, आखिर सोच समझकर वैसा ही किया। नहीं तो इस भले आदमी को वह कहाँ बैठा कर खिलाएगा। कुसुम का घर का दरवाजा खटखटाते ही कुसुम ने आकर दरवाजा खोल दिया। हजारी को देखकर वह हंसती हुई कुछ कहने ही जा रही थी कि अचानक यतीश भट्टाचार्य पर नजर पड़ते ही लज्जित होकर धीमी आवाज में बोली, बाबा ठाकुर, कैसे आना हुआ? और साथ में यह कौन है? इन्हीं के लिए तो आया हूँ, ब्राह्मण हैं, दिन भर के भूखे हैं, मेरी जान पहचान के हैं, हमारे होटल के पुराने ग्राहक हैं। इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मालिक ने इन्हें खाना नहीं दिया। ये बिना खाए पिए शांतिपुर चले जा रहे थे। मुझसे मुलाकात हुई तो मैं पकड़ लाया। इन्हें कुछ खिलाए बिना तो नहीं छोड़ा जा सकता। जाकर जरा बाहर का कमरा तो खोल दो। कुसुम झटपट बाहर के कमरे का दरवाजा खोलने चली गई। यतीश भट्टाचार्य कुछ दूर पर खड़े हो गए। हजारी ने उन्हें पुकार कर बाहर के कमरे में बैठाया। उसके बाद घर के अंदर जाते ही कुसुम ने परेशान स्वर में कहा, क्या करेंगे बाबा ठाकुर? खाना बनाएंगे? मैं सारा इंतजाम किए देती हूँ, और इस बीच घर में जो कुछ है बाबा ठाकुर को देती हूँ। क्यों? हजारी ने कहा, खाना बनाकर खिलाने से तो नहीं बनेगा कुसुम, ये रुक तो नहीं सकेंगे, फूले नवला जाएंगे। मैं बाजार से खाना लिए आता हूँ, यहाँ सिर्फ बैठाने के लिए लाया हूँ। कुसुम ने हंसकर कहा, बाबा ठाकुर आप परेशान ना होइए, मैं जलपान का सारा इंतजाम किए देती हूँ। मेरे घर में सब कुछ है, घर में रहते हुए बाजार से खाना लाने क्यों जाएंगे? मेरे घर में जब ब्राह्मण के चरणों की धूल पड़ी है तो मेरे घर में जो कुछ है वही खाने को देती हूँ। लेकिन बाबा ठाकुर, उनके साथ आपको भी याद रखिए। हजारी कुछ कहे उसके पहले ही कुसुम घर के अंदर चली गई। लाचार हजारी बाहर के कमरे में यतीश भट्टाचार्य के पास चला गया। यतीश ने पूछा, क्या यह तुम्हारे किसी रिश्तेदार का घर है? नहीं, ये लोग घोष वाले हैं। इस घर में मेरी धर्म की बेटी की शादी हुई। अभी जिसने दरवाजा खोला था ना, वही लड़की है। लगभग 15 मिनटों के बाद झन झन करके जंजीर बज उठी तो हजारी बाहर के कमरे के भीतर वाले दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। खड़ा होकर दरवाजे के बाहर देखते ही अचरज में पड़ गया। 2 साफ सुथरे आसन बिछे थे, 2 कटोरियों में गर्म किया हुआ दूध, 2 थालियों में कटे हुए फल, बड़ा बताशा, छेना, छेद किए हुए 2 ढाब रखे हुए थे, और झकाझक मजे हुए 2 गिलासों में भरा पानी था। हंसती हुई कुसुम ने कहा, उन्हें बुलाइए, सेवा करने को कहिए। घर में जो कुछ था दोनों जने मुंह में डाल लीजिए। लेकिन सो तो हुआ, लेकिन मुझे इसकी जरूरत क्या थी कुसुम? बेटी का घर है, बिना कुछ खाए आप कैसे चले जाते? बुलाइए उन्हें। यतीश भट्टाचार्य खाने बैठे तो जिस तरह बड़े बड़े कौर निगलने लगे, उसे देखकर जान पड़ा कि वे बहुत ही भूखे थे। उनकी थाली में जरा सा भी कुछ बचने नहीं पाया। भोजन के बाद कुसुम ने पान बनाकर बाहर के कमरे में भेज दिया। चलने के वक्त यतीश भट्टाचार्य ने कहा, अपनी बेटी को जरा बुलाओ हजारी, आशीर्वाद देता जाऊं। कुसुम आई। गले में आंचल डालकर उसने दोनों को प्रणाम किया। यतीश भट्टाचार्य ने कहा, सुनो बेटी, दिन भर सचमुच ही मैंने कुछ नहीं खाया था, तुम्हारे यहाँ जी भर कर खाया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बाल बच्चों के साथ सुख से रहो, यही आशीर्वाद देता हूँ। यतीश भट्टाचार्य के साथ हजारी लौट आया। रास्ते में आकर उसने कहा, भट्टाचार्य बाबू, बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि मैं खुद का एक होटल खोलूं, आपकी क्या राय है? अरे सहज ही खोल सकते हो, बड़े फायदे का रोजगार है। मैं और तुम्हारे बूते का भी है। तुम मन के बड़े साफ हो, लेकिन पैसों का क्या उपाय करोगे? अरे उसी का तो सारा झगड़ा है, नहीं तो कब का खोल चुका होता। देखिए ना, कोशिश में तो हूँ, छोड़ूंगा नहीं। मेरी इस बेटी को देखा है ना कुसुम, एक बार रुपए देने चाहे, लेकिन उससे लेना क्या अच्छी बात है? गरीब बेवा, उसकी थोड़ी सी पूंजी मैं क्यों लेने जाऊं? इसी से मैंने नहीं लिए। लूं
तो वह अब भी दे देगी, लेकिन वह बहुत ही थोड़े से रुपए हैं, उससे होटल नहीं खोला जा सकेगा। चूर्णी के खेवा घाट पर आकर यतीश ने कहा, अच्छा चलू हजारी, तुम अब होटल खोलोगे तो मैं तुम्हारा बंधा ग्राहक बनूंगा। तुम इसे गांठ बांध लो, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी तरह का खाना कितने ठाकुर बना सकते हैं? मैं जो बेचू चक्रवर्ती के होटल में जाता था तो तुम्हारा बनाया निरामिष खाना खाने के लोभ से ही जाता था। तुम्हारा होटल खूब चलेगा, कहे देता हूँ। इस तरफ तुम्हारी तरह खाना बनाने वाला कोई नहीं है। यतीश भट्टाचार्य तो चले गए, लेकिन उनकी आखिरी बातें हजारी के मन में बहुत बड़ा बल और प्रेरणा दे गई। वह जानता है कि उसके हाथ का बना खाना बढ़िया होता है, लेकिन खाने वाले के मुंह से वह बात सुनने पर ही तो तृप्ति होती है। भूखे ब्राह्मण को उसने खिलाया तो था, लेकिन हजारी के मन में आनंद और उत्साह का ख्याल करते हुए वह बड़ा मूल्यवान और सार्थक प्रतिदान है। हजारी अब होटल लौटा तो दिन ज्यादा नहीं रह गया था। रतन ठाकुर ने दाल भात चढ़ा दिया था। मोती और पद्महरी दोनों में से कोई नहीं था। गद्दी वाले कमरे में बेचू चक्रवर्ती कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। होटल के रसोई घर में घुसते ही हजारी के मन में एक नए बल का संचार होता है। फुर्सत पाकर बाहर जाते ही तमाम तरह की दुर्भावनाएं आज उठती हैं। बहुत बड़े चूल्हे पर खौलती हुई देगची के सामने बैठकर हजारी विजयी वीर के रूप में अपनी कल्पना करता है। उस समय ना तो उसे कुसुम की बात याद रह जाती है और ना कोई दूसरी बात। वह बराबर देखता आ रहा है। थकावट उसे तब मालूम पड़ती है जब हाथ में काम नहीं रहता। इसी बीच रतन ठाकुर लौटा। उसने हजारी से धीमे धीमे कहा, एक बात कहनी है। हमारे गांव का एक आदमी आया है, मेरे यहाँ रहकर नौकरी ढूंढेगा, बड़ा गरीब है। उसे बिना टिकट लिए खाने वाले का घर में भेजकर खिला देना होगा। अगर तुम्हारी राय हो तो उससे कह दूं? हजारी, अरे इसमें क्या बात है, बुला लो, गरीब आदमी खाएगा, मैं मना नहीं करूंगा। रतन ठाकुर खुश होकर चला गया। रात में जब उसका आदमी खाने आया, हजारी ने इशारे से रतन को पास बुलाया और जब उसने उसे पहचानवा दिया तो जी भरकर उसे खिलाया। पद्महरी की तेज आंखें बचाकर वह आदमी बिना टिकट खाकर चला गया। किसी को कुछ पता भी नहीं चला। एक आध दिन नहीं, 10-12 दिन इसी तरह चला। एक दिन अपना एक और साथी ले आया। उसे भी बिना पैसे लिए खाना देना पड़ा। बात मामूली थी, लेकिन हजारी को इससे एक बहुत बड़ी सीख मिली। इतनी सतर्क व्यवस्था के बावजूद चोरी मजे में की जा सकती है। बेचू चक्रवर्ती के टिकटों और पैसों का मिलान ठीक मिल ही जाता है, इसलिए उनकी ओर से संदेह का कोई कारण नहीं है। पद्महरी तो पद्महरी है, उसे भी इस बात की भनक तक न लग सकी। भात तरकारी का कोई माप तो होता नहीं कि कम पड़े, लिहाजा चोरी पकड़ता कौन है? क्यों, क्या इस तरह की चोरी पकड़ने का कोई उपाय नहीं है? कई दिनों से चूर्णी के किनारे एकांत में बैठकर हजारी यही बात सोचते हैं। रसोई अगर आपस में साजिश करके बाहर के आदमियों को बुलाकर खिला दे तो उसे चोरी को पकड़ने का उपाय क्या है? बहुत सोचने के बाद एक दिन तीसरे पहर उसे एक उपाय सूझा। अगर थालियों में नंबर डाल दिया जाए और टिकटों के साथ उनका मिलान हो तो थाली झूठी होने से ही पता चल जाएगा कि अमुक नंबर की थाली में ग्राहक ने बिना टिकट के खाया है, बिना पैसे दिए खाया है। बीच बीच में जांच करते रहने से भी बात पकड़ में आ जाएगी। इसके अलावा थालियां मांजने के वक्त मेरी या मेरे से थालियों का नंबर जान लेने से ही काम बन जाएगा। हजारी बड़ा खुश हुआ। उपाय तो बेशक उसने खोज निकाला है, लेकिन फिर भी एक कमी रह गई। वह उसे मालूम है, अगर केले के पत्ते पर खाना दिया जाए तो अगर खाने वाला बिना नंबर की थाली ले आवे तब भी छुटकारा नहीं, क्योंकि मेहरा मेहरियों की नज़र से यह बात छिपी न रहेगी। और झूठी थाली तो वह आदमी होटल में मांजने बैठेगा नहीं। कोई आदमी केले के पत्ते पर खा रहा है, इस पर नजर पड़ते ही मेहरा मेहरी शक करेंगे, इसलिए सहजी कोई केले के पत्ते पर भात देने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर 200-250 रुपयों का इंतजाम किया जा सके तो इस रेल बाजार में ही होटल खोला जा सकता है, लेकिन इतने रुपए देता कौन है? उसे यतीश भट्टाचार्य की बात याद आई। बेचारा बड़ी मुसीबत में पड़ गया। अंत में क्या तो साड़ू के यहाँ आसरा मांगने के लिए जा रहा है। लोग क्या तकलीफ में पड़ने पर सहजी नाते रिश्तेदारों के यहाँ नौकरी की उम्मीद में जाते हैं। अगर वह होटल खोलेगा तो यतीश भट्टाचार्य को बुला लेगा। बूढ़ा आदमी पेट भरकर खाएगा और थोड़ा बहुत हाथ खर्च भी मिल जाएगा। इससे ज्यादा उसे और किस बात की जरूरत है? रोज की तरह आज भी दिन ढलाया, जैसा पिछले 2 बरसों से होता आ रहा है। वही नीम का पेड़, वही चूर्णी का खेवा घाट, पालों का कोयला डिपो में मजदूर और सरकार बाबू में वैसे ही झगड़ा चल रहा है। सब कुछ तो पुराना है।
दिन बीत रहे हैं, लेकिन साध पूरी होने के तो कोई लक्षण नहीं दिख रहे, बल्कि दिनों दिन हालत और गिरती जा रही है। होटल से थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, उससे क्या। गांव में टेम्पी को उसकी पसंद का एक अच्छा कपड़ा तक नहीं दिया जा सकता, भरपेट खाना तक नहीं दिया जा सकता। टेम्पी की माँ गरीब घर की लड़की है। जैसे बाप के घर में उसने कभी सुख का मुंह नहीं देखा, वैसे ही पति के घर भी गृहस्थी में हाड़ तोड़ मेहनत करके बाल बच्चों को पाल पोस रही है। मुंह खोलकर उसने पति से कभी कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं। फटे कपड़े सिलाई कर करके पहनती है, खुद आधा पेट खाकर रह जाती है। बाल बच्चों के लिए 2 मुट्ठी ज्यादा करके हांडी में रख देती है, पानी डालकर कि सवेरे उठकर बच्चे खाएंगे, लेकिन कभी किसी दिन इसके लिए परेशानी जाहिर नहीं की। भाग्य को नहीं कोसा। हजारी सब समझता है, इसी से तो आजकल एकाग्रचित होकर उपाय सोचता रहता है कि किस तरह घर को सुखी बनाया जा सके। चक्रवर्ती बाबू के होटल में रसोइये का काम करके तो कभी उन्नति नहीं की जा सकती। बीच में पद्दू मेहरी की झाड़ खाकर हाड़ कोयला हो जाएगा। भगवान अगर दिन दिखाएंगे तो वह जीवन भर का संकल्प पूरा करके रहेगा, एक होटल जरूर खोलेगा। कुसुम से जो यह जान पहचान हो गई, हजारी उसे बड़े सौभाग्य की बात मानता है। कुसुम गजब की लड़की है। प्रवासी जीवन में कुसुम का साथ, उसका मधुर व्यवहार, वह ग्वाले की बेटी है तो क्या हुआ। बड़ा अच्छा लगता है, और भी अच्छा इसलिए लगता है कि ठीक कुसुम जैसी स्नेहमयी किसी आत्मीय कन्या के संपर्क में वह कभी नहीं आया। कुसुम पर बहुत कुछ भरोसा किया जा सकता है, सब बातों के लिए भरोसा किया जा सकता है। जी होता है इस काम का भार कुसुम को देकर निश्चिंत हो जाए। वह धोखा तो नहीं देगी, बल्कि जी जान से काम बनाने की कोशिश करेगी, जैसे अपने लोग किया करते हैं। और हजारी अगर अपने दिन लौटा सका तो वह कुसुम की हालत भी ऐसी नहीं रहने देगा। टेम्पी भी तो उसकी बेटी है, लेकिन टेम्पी बच्ची है, कुसुम बुद्धिमती। वह मानो उसकी बड़ी बेटी है, जो बाप के सारे दुख कष्ट समझती है और समझाकर उसे दूर करने की कोशिश करती है जी जान से। वह बेटी भी है और मित्र भी। उस दिन सवेरे रतन ठाकुर नहीं आया। पद्महरी ने आकर कहा, वह ठाकुर आज नहीं आएगा, कल ही कह गया था। तुम तरकारियां काट लो, खाना चढ़ा दो, मैं चूल्हा सुलगाए देती हूँ। हजारी चक्कर में पड़ गया। आज हाट का दिन है, दोपहर में कम से कम 100-150 हाट वाले ग्राहक खाना खाएंगे। अकेले उन सब के लिए खाना बनाना खिलाना आसान काम नहीं। पद्दू मेहरी के कहने के मुताबिक वह हंसिया लेकर तरकारी काटने बैठ गया। 8:30 बजे तक सिर्फ दाल भात ही बन सका। तभी एक ग्राहक टिकट लेकर खाने आया। हजारी ने कहा, बाबू अभी तो सिर्फ दाल भात ही उतरा है, किस चीज के साथ खाएंगे। आदमी ने नाराज होकर कहा, 9 बज गए, अभी दाल भात ही हुआ है, कैसे ठाकुर हो तुम। जदू बाड़ूजी के होटल में अब तक 3-3 तरकारियां हो गई हैं, ऐसा ही करने से तुम लोगों का होटल चलेगा। हजारी ने कहा, 9 तो नहीं बजे बाबू, 8:30 बजे हैं। उस आदमी का मिजाज जरा रूखे किस्म का था। वह बोला, मैं कहता हूँ तो 9 और तुम कहते हो 8:30, जबान दराजी करते हो, मैं घड़ी देखना नहीं जानता। यह बात तो मैंने नहीं कही बाबू, आप लोग बड़े आदमी हैं, मैं घड़ी देखना क्यों नहीं जानेंगे, लेकिन 9 बजने पर कृष्णा नगर की गाड़ी आती है, वह गाड़ी तो आई नहीं। फिर जवाब, एक थप्पड़ लगाऊंगा गाल पर। शायद वह सचमुच मार ही बैठता, लेकिन तभी शोरगुल सुनकर कमरे में पद्दू मेहरी ने कहा, क्या हुआ बाबू। उस आदमी ने पद्दू मेहरी की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारा ये गवार ठाकुर मुझसे जबान लड़ा रहा है, कैसा जानवर है। करेंगे होटल में रसोईदारी और जबान से बड़ी बड़ी बातें निकालेंगे। आज एक थप्पड़ जड़ देता तो मजा पा जाते तुम। पद्दू मेहरी, रहने दीजिए बाबू, माफ कर दीजिए, उसकी बातों का बुरा मानने से क्या काम चलने वाला है। इधर आइए, आप खाना खाएंगे ना। खाऊंगा क्या, तुम्हारा ठाकुर तो कहता है अभी खाना ही नहीं हुआ। मैंने यही बात कही तो मुझसे जबान लड़ाने लगा। खाना नहीं बना तो तुम लोग टिकट क्यों बेच रहे हो। जो हुआ है उसी के साथ भात दे दो, तुम लोगों का मजा देख लूंगा। जाने कहाँ से बदमाश इकट्ठे हो गए हैं। पद्दू मेहरी ने झनक कर कहा, ठाकुर कैसे आदमी हो, तुम्हें जबान लड़ाने की क्या जरूरत थी। खाना अब तक हुआ क्यों नहीं, जो कुछ हो गया उसी के साथ भात परस दो और थोड़ी मछली तल दो। जाइए बाबू, आप बैठिए जाकर। थोड़ी देर बाद उसने खाना फेंक कर कहा, मछली तो एकदम सड़ी हुई है। राम राम, मैं क्यों मरने इस होटल में खाने आया, चीची। ए ठाकुर इधर आओ। पद्दू मेहरी हा हा करती दौड़ी आई। उसने कहा, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ। क्या हुआ, मछली एकदम सड़ी हुई है, तुम लोगों की जान लेना चाहते हो। मैं आज ही तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट किए देता हूँ। रिपोर्ट की बात सुनकर पद्दू मेहरी का मुंह सूख गया। उसने झटपट कहा, आपके पैरों पड़ती हूँ, बिना खाए मत उठिए, मैं दही ला देती हूँ। एक दिन जो हो गया उसके लिए माफ कर दीजिए बाबू। वह झटपट दही और बताशा ले आई। वह आदमी जब खाकर जाने लगा तो बेजू चक्रवर्ती ने विनीत भाव से बहुत संकोच के साथ कहा, बाबू
बाबू एक बात कहनी है, आपके टिकट के पैसे तो मैं ले नहीं सकता, आप तो खाना ही नहीं खा सके, ये पैसे आप लेते जाइए। बेचू चक्रवर्ती ने उसके हाथ में पैसे जबरदस्ती ठूस दिए। कुछ देर बाद गद्दी वाले कमरे में हजारी की पुकार हुई। हजारी ने जाकर देखा, पद्मरी वहीं खड़ी है। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, ठाकुर ग्राहक के साथ झगड़ा करना कब से सीखा? हजारी अवाक, झगड़ा? मैंने किसके साथ झगड़ा किया बाबू? पद्महरी ने कहा, तुमने उस बाबू के साथ झगड़ा नहीं किया, वह सामने सामने जबान लड़ाना क्या था? बाबू तो थप्पड़ मारते हैं, मार ही देते, मैं ना पहुंचती तो लगा ही देते दो चाटे। पहले क्या कहा क्या नहीं कहा यह तो नहीं जानती, लेकिन मैंने जाकर देखा बाबू गुस्से से लाल हो रहे थे। इसको अकल छू भी गई है या नहीं? उस वक्त लगातार झगड़े जा रहा था। बेचू चक्रवर्ती, ग्राहक चाहे जो भी हो तुम्हें सब सुनना पड़ेगा, बूढ़े होकर मरने चले, अभी तक यह भी नहीं सीखा तुमने? बाबू आप सारी बातें सुनकर फैसला कीजिए, झगड़ा तो मैंने किया नहीं। उन्होंने कहा 9 बज गए, मैंने कहा 8:30 बजे हैं। इसी पर उन्होंने कहा कि क्या मैं घड़ी देखना नहीं जानता? कोरा झूठ बोलते हो ठाकुर, पद्महरी ने कहा। इस बात पर कोई आदमी नाराज नहीं होता। तुम बेअदब की तरह जबान नहीं लड़ा रहे थे, इसी से बाबू नाराज थे। मैंने जाकर अपने कानों से सुना था, तुम वाही तबाही बक रहे थे। हजारी अच्छी तरह जानता था कि पद्महरी की बातों की सच्चाई के बारे में यह कोई सवाल नहीं उठा सकता। बेचू चक्रवर्ती किसी की बात ना मानेंगे, पद्महरी जो कुछ कहेगी उसी को पक्का मान लिया जाएगा। आखिर वह चुप हो गया। और ये सड़ी मछली कौन लाया था? बेचू चक्रवर्ती ने पूछा। हजारी के जवाब देने के पहले ही पद्महरी ने कहा, यही गया था बाजार, यही ले आया। अचरज से तो हजारी की बोलती ही बंद हो गई। कैसा सफेद झूठ! पद्महरी खूब अच्छी तरह जानती है कि कल रात जब 1.5 पाव के लगभग पौना मछली बच रही थी तो पद्महरी ने ही उससे कहा था, मछली को ढककर रख दे और अगले दिन तेज आंच में फिर एक बार भुनकर मछली का झोल बना ले। ऐसा करने पर ग्राहक को पता न चलेगा कि मछली बासी है, और बासी मछली तलकर वह खुद ग्राहक को नहीं देने गया था। पद्महरी ने खुद ही तली मछली देने की बात कही थी, लेकिन बेचू चक्रवर्ती ने ये सारी बातें करने का तो कोई फायदा नहीं। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, तुम पर 8 आना जुर्माना किया जाता है, महीने में से काट लिया जाएगा, जाओ। हजारी रसोई घर में लौट आया, लेकिन उसकी आंखों के आंसू जैसे बाहर निकल आना चाहते थे। कितना बड़ा अन्याय! वह बाजार गया था, यह सच है। उसने मछली खरीदी थी, यह भी सच है। लेकिन वह सड़ी हुई नहीं थी। वह मछली तो ग्राहक की थाली में दी ही नहीं गई। फिर भी पद्महरी ने सारा कसूर उसके मत्थे डाल दिया। उसी झूठे कसूर के लिए उस पर जुर्माना हो गया। पद्दू दीदी क्यों इस तरह पीछे पड़ी रहती है? उसने पद्दू दीदी का क्या बिगाड़ा है? आज रतन ठाकुर नहीं है, सारा काम उसी को करना है। इसी बीच 8-10 आदमी टिकट खरीदकर खाने के कमरे में आए। नौकर ने जगह बना दी। हजारी ने झटपट आलू तलकर उन लोगों को खाना दिया। वे लोग खूब शोरगुल करने लगे। सिर्फ आलू की भुजिया और दाल से कहीं भात खाया जाता है? ये सभी रेल मुसाफिर थे। उनके होटल का नौकर स्टेशन से उन लोगों को यह कहकर ले आया था कि इतने सवेरे उसी के होटल में सब कुछ हो गया, मछली का झोल और चटनी तक। अब पता चलता है कि दाल और आलू की भुजिया छोड़कर तो कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसा अन्याय है? पद्महरी ने दरवाजे के पास से झांककर कहा, ठाकुर मछली तलकर दे दो ना, बाबू लोग कह रहे हैं। तुम सुन नहीं पाते? बाबू लोग खाएंगे किस चीज के साथ? लेकिन अब हजारी ठाकुर ग्राहकों की थाली में सड़ी हुई मछली नहीं देगा। उसने कहा, तली हुई मछली अब नहीं है, ज्योति खत्म हो गई। अच्छा अच्छा, पद्महरी ने कहा, तब आप लोग बैठिए बाबू, एक तरकारी बनाई देता हूँ, बैठ जाइए, उठिएगा नहीं। जैसा सिखाया गया था उसी के मुताबिक मोती ने आकर कहा, अरे ठाकुर, बनगांव की गाड़ी आने का वक्त हो रहा है, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ, घंटा तो पड़ भी गया। ग्राहकों में खलबली मच गई। ये लोग भी उसी गाड़ी से कृष्णानगर जाएंगे। उनमें से एक ने पूछा, घंटा पड़ गया? मोती, हाँ बाबू, बहुत देर हुई, गाड़ी गंगानगर छोड़ चुकी है, आई समझिए। मछली भाजा खाना चूल्हे में जाए, वे लोग झटपट उठ सके तो बचे, गाड़ी छूट गई तो फिर बहुत देर तक दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। पद्महरी ने कहा, उठिएगा नहीं बाबू, लोग आराम से खाना खाइए, मछली तल दो ठाकुर, मैं झटपट काटे देती हूँ, बैठिए तो। ग्राहक उठ खड़े हुए। आराम से खाना उन लोगों के लिए मुमकिन नहीं। उनके जाते ही पद्महरी ने कहा, चलो अब मछली काट लो। इतने तड़के किस होटल में खाना बन गया? मछली की 2 ढेरियां बच गई। यह धोखाधड़ी हजारी को पसंद नहीं। सिर्फ यही नहीं, रेल बाजार के सभी होटलों में यही देखता आ रहा है। ग्राहकों को खाने पर बैठाकर कहते हैं, बाबू घंटा पड़ गया, और ग्राहक आधा पेट खाकर उठ खड़ा होता है। होटल का इससे क्या फायदा है? बहुत फायदा है। छी, गिनकर वाजिब पैसा ले लेने के बाद यह कैसी धोखेबाजी है?
हजारी ठाकुर इतने दिनों से यहाँ काम कर रहा है, उसने तो कभी मुंह से यह नहीं निकाला कि गाड़ी का वक्त हो गया। कई बार तो गाड़ी का वक्त ना होने पर भी ये लोग झूठ मूठ शोर मचा देते हैं, जिससे ग्राहक लोग घबरा जाएं। और ज्यादातर लोग गांव के होते हैं। रेलवे का टाइम टेबल उन्हें याद तो रहता नहीं, उन्हें चक्कर में डाल देना मुश्किल बात नहीं। मोती को सिखाया गया है कि मौका समझकर वह गाड़ी के आने का शोर मचा दे, और आज 5-6 वर्षों से हजारी यही तरीका देखता आ रहा है। जब वह अपना होटल खोलेगा तो रोजगार में मुनाफा करने के लिए इस तरह के छोटे और गंदे तरीके नहीं अपनाएगा। वाजिब पैसे लेगा तो ठीक तरह से पेट भरकर खाना खिलाएगा। इन सब भोले भाले गांव के रेल मुसाफिरों को ठक्कर पैसा ना लेने से अगर उसका होटल ना चले तो भले ना चले। हाट वाले ग्राहकों को धोखा नहीं देना चाहिए। आज मदनपुर का हाट है, यहाँ का भी है। देहात से लोग तरी तरकारी लेकर बहुत लोग आते हैं। उनमें से बहुतेरे यहाँ खाना खाते हैं। बार बार आते जाते वे लोग चालाक हो गए। पहले बहल मोती इन लोगों का यह तरीका आजमाकर बेवकूफ बना चुका है। वे कहते हैं, चलो चलो पड़ने दो गाड़ी का घंटा, खाना लाओ तुम, ना होगा तो हम दूसरी गाड़ी से चले जाएंगे। इसलिए सारा दिन खटने के बाद भात छोड़कर तो नहीं उठ सकते। थोड़ा भात और लेते आना हो ठाकुर। हाट के लोग खाना खाने के लिए आने लगे। 1 बज गया। इन लोगों के लिए अलग बंदोबस्त है। ये लोग किसान हैं, जरा ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा बहुत बढ़िया खाना ना हो तब भी इन लोगों का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, बस पेट भरना चाहिए। मामूली बाबू किस्म लोगों के लिए जो चावल पकता है, इन लोगों के लिए वह नहीं पकता। इनके लिए मोटा नागरा चावल बंधा हुआ है, माड़ मिली दाल और एक पंचमेल भुजिया। आमतौर पर इन्हें झींगा या कुटिया मछली दी जाती है। रोहू मछली इन्हें देने से पार नहीं पाया जा सकता। कुटिया झींगा कुछ ज़्यादा भी देनी पड़ जाए तो बनता बिगड़ता नहीं। कई बार इनमें हजारी के गांव के लोग भी होते हैं, उनसे गांव घर की खबर मिल जाती है। लेकिन आज उसके अपने गांव का कोई नहीं था। रतन ठाकुर नहीं है। अकेले इतने लोगों को बना खिलाकर और बेतरह थककर जब हजारी खुद खाने के लिए बैठने जा रहा था, उस समय 3 से कम ना बजे होंगे। पद्मरी बहुत पहले ही थाली में भात परसवा कर ले जा चुकी है। बेचू चक्रवर्ती गद्दी पर बैठे ही इस वक्त का हिसाब मिला रहे हैं। इसी समय बगल वाले होटल के बंशीधर ठाकुर ने आकर कहा, क्यों भाई हजारी, थोड़ा भात होगा? बंशीधर मेदिनीपुर जिले का है, लेकिन बहुत दिनों से रानाघाट में रहने की वजह से उसकी बोली में उधर का कोई खास असर नहीं दिखता। उसने कहा, अचानक इसी 3 बजे वाली गाड़ी से मेरा एक भांजा आ गया। आज हाट का दिन है। हाट वाले ग्राहक सब खाकर चले गए। हम लोगों का खाना पीना भी हो गया। इसी से मैंने कहा जरा देखा। हजारी, हाँ हाँ भेज दो, जितना बात है उसमें मजे में उसका काम चल जाएगा। बंशीधर का भांजा आया, खासा सुंदर चेहरा, उम्र 18-19 से ज्यादा नहीं। आसन बिछाकर हजारी उसके लिए भात परसने चला तो उसने देखा देगची में जितना भात है वह 2 आदमियों के लिए काफी नहीं। और बंशीधर का भांजा देहात का हट्टा कट्टा लड़का है, जरूर थोड़ा ज्यादा ही खाता होगा। पता नहीं उसका पेट भरेगा या नहीं। हजारी ने सारा भात उसी को परस दिया। दाल तरकारी जो बच रही थी वह भी दे दी। खाते खाते उसने पूछा, मछली नहीं है? अरे नहीं भैया, मछली तो सब खत्म हो गई। आज यहाँ के हाट का दिन है, ग्राहकों की बड़ी भीड़ थी। मछली की मांग, दाल तरकार की मांग, सभी चीजों की मांग थी। तुम्हें खाने में बड़ी तकलीफ हुई भैया, जरा बैठो तो 2 पैसे का दही ला देता हूँ। नहीं नहीं रहने दीजिए, दही मत लाइए। नहीं भैया बैठो। जैसा वंशीधर का भांजा वैसा ही मेरा भांजा। हम आसपास के होटलों में इतने दिनों से काम कर रहे हैं। हजारी खुद ही जाकर दही ले आया। लड़के ने पूछा, यह तो बताओ मामा, यहाँ कोई काम मिलेगा? होटल में रसोइये का काम या ऐसा ही कुछ? मैं काम की तलाश में हूँ, यहाँ कुछ हो सकेगा मामा? मामा कहकर पुकारने से उस लड़के के लिए हजारी के मन में स्नेह उमड़ आया। जरा देर सोचकर उसने कहा, नहीं भैया, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूँ, तुम होटल में रसोइये का काम क्यों करोगे? ऐसे सुनहले चांद जैसे लड़के हो, इस लाइन में बड़ी तकलीफ है। यहाँ तुम लोगों की लाइन नहीं है। पढ़े लिखे कहाँ तक हो? लड़के ने झिझकते हुए कहा, नहीं मामा, ज्यादा पढ़ लिख नहीं सका। अपने गांव की छात्रवृत्ति स्कूल के 4थे दर्जे तक पढ़ा था, फिर बाबा जाते रहे, उसके बाद पढ़ना लिखना नहीं हो सका। तुम्हारा नाम क्या है? श्री नरेंद्रनाथ मुखोपाध्याय। अचानक हजारी के मन में बिजली की तरह ख्याल कौंध गया। लड़का बड़ा सुंदर है, इसके साथ टेम्पी की शादी हो जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन क्या ऐसा हो सकेगा? भगवान क्या टेम्पी की किस्मत में ऐसा लड़का जुटा देंगे? खाकर उठने के बाद लड़के ने कहा, मामा आपका खाना हो गया? अब मैं खाऊंगा भैया। हम लोगों का खाना तो इसी तरह होता है, अक्सर 3 बजे के पहले नहीं निपटता। इसलिए तो कहता हूँ कि यह
बड़ा वाहियात काम है, यह तुम सब लोगों के लिए नहीं है। खाना बनाने का झंझट बड़े काम का झंझट है। लड़के ने थोड़ा निराश होकर कहा। तब मैं कौन लाइन पकड़ूं मामा, जाने कितनी जगह जरा घूम फिर कर देखा है। पिछले 6 महीने से चक्कर लगा रहा, कहीं कोई काम नहीं जुटा सका। अब आप कहते रसोइये का काम, कलकत्ता में एक होटल के बाहर लिखा था 2 नौकरों की ज़रूरत है। मैं जाकर मैनेजर से मिला। उसने क्या कहा जानते हो? मैंने कहा आपके यहाँ नौकर की ज़रूरत है, यही देख कर आया हूँ। उसने कहा तुम भरे घर के लड़के हो, यह काम तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने बहुत तरह से कहा, लेकिन उसने फिर भी मुझे काम नहीं दिया। हजारी अवाक होकर उसकी बात सुनता रहा। उसने कहा क्या कहते हो? उसके बाद की बात सुनिए। नौकरी नहीं मिली, अंत में कलकत्ता में यह हाल होगा कि खाने के लिए लाले पड़ने लगे। 1-2 दिन तो बिना खाए गुजर गए। उसके बाद मैंने सोचा मेरे मामा राना घाट के होटल में काम करते हैं, वहीं जाऊं। आज इसी से आया। वे मेरे अपने मामा नहीं है, मेरे मामा के जात भाई हैं। अब आप यहाँ भी वही बात कहते हैं कि ये काम मेरे लिए नहीं है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं?